अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी-अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और स्वागत करता हूं आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जोर-शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है आप उसे नोट डाउन जरूर कर ले, ताकि वो आपकी जो शॉर्ट नोट बनेगी वो आपके आने वाले एग्जाम्स के में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगे। तो वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज ओन दी फ्रेंच ओपन वोमेन्स सिंगल्स टाइटल 2022? फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? जी, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कोको गॉफ, ऑप्शन बी इगा स्वेतेक, ऑप्शन सी टीमिया बैक्सिंजिंकी या ऑप्शन डी सुए बारकर। जी, बात हो रही है फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब 2022 की और हमने जो आपके साथ ऑप्शन शेयर किया है उनमें से एक विजेता है। तो चलिए जानते हैं कि यह खिताब जो है किसने जीता है। जी, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ईगा स्वीतेक। जी, ईगा स्वीतेक ने जो है अभी हाल ही में आयोजित हुए फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है और ईगा स्वीतेक ने ये खिताब जो है वो अमेरिका की कोका गॉफ को हराकर ये जो है अपने नाम इन्होंने किया है फाइनल में। और अगर ईगा स्वीतेक की बात कर ले तो ये बेसिकली जो है एक टेनिस प्लेयर है, पोलैंड से ये बिलोंग करती है और इन्होंने जो है इस टाइटल को जीतने के बाद जो है ये 2 बार जो है इस तरह की ग्रैंड स्लैम टाइटल को इन्होंने जीत लिया है और इनकी ये जो विक्ट्री थी वो लगातार 35वीं विक्ट्री थी। ये काफ़ी अपने आप में जो है एक इतिहास है कि इनकी ये जो जीत थी वो लगातार जो है 35वीं जीत थी इनकी। और अगर हम इनकी कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर ले तो ये ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने वाली जो है ये 4th यंगेस्ट प्लेयर भी बन चुकी है। जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ सोलर अवेयरनेस कैंपेन घर के ऊपर सोलर इज सुपर? किस केंद्रीय मंत्री ने सौर जागरूकता अभियान घर के ऊपर सोलर इज सुपर शुरू किया है? एक अभियान की बात हो रही है, कैंपेन की बात हो रही है जिसका नाम है घर के ऊपर सोलर इज सुपर। जी, और बात हो रही है कि इसका उद्घाटन किया गया है और किस मंत्री ने यानी कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है यानी शुरू किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है ऑप्शन ए सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी भगवंत खुबा या ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। जी, तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी भगवंत खुबा। जी, हाल ही में हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर भगवंत खुबा के द्वारा एक सौर जागरूकता अभियान का जो है शुरुआत किया गया है। इस अभियान का नाम दिया गया है घर के ऊपर सोलर इज सुपर। इस अभियान को आप काफी अच्छे से जो है ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कैंपेन के नाम से आपके जो है एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। और अगर हम जो है यूनियन मिनिस्टर श्री भगवंत खुबा जी की बात कर ले तो ये हमारे देश के जो है स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं अभी। और इन्होंने जो ये कैंपेन चलाया है ये बेसिकली पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन है। यानी कि आप अपने छतों पे जो है सोलर जो है पैनल आप बिछाएं, जिससे क्या होंगे कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी कम होंगे और जो हम रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है उस पे भी डिपेंडेंसी हमारी कम होती जाएगी। और ये जो कैंपेन का इन्होंने जो शुरुआत किया है वो कर्नाटक के बिदार में किया है और बेसिकली इस कैंपेन का जो है मेन एम यही है कि लोगों को सोलर रूफटॉप पैनल के बारे में जो है अवेयर करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी हैज ओन द बिड टू कंस्ट्रक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए
किस प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी ने बोली जीती है? जी, ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमिंस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी एयरनेट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, या ऑप्शन डी टाटा प्रोजेक्ट्स। जी, यहाँ ये जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी में से एक है। और इन्हीं में से एक कंपनी ने अभी हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की जो बोली लगी है, यानी कंस्ट्रक्शन के काम की जो बोली लगी है, उसको जीत लिया है, उस बिड को जीत लिया है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी टाटा प्रोजेक्ट्स। जी, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा ये बोली जीती गई है। और ये जो एयरपोर्ट बन रही है, ये जो है यूपी के जेवर एयरपोर्ट से ये काफी ज्यादा फेमस है। और इस एयरपोर्ट को नोएडा में बनाया जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। और बेसिकली इस जो बोली में टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो बोली जीती है कंस्ट्रक्शन की, उस कंस्ट्रक्शन में टाटा प्रोजेक्ट इस एयरपोर्ट की टर्मिनल भी बनाएगी, रनवे बनाएगी, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम करेगी। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए जो है आसपास के रोड अच्छे किए जाएंगे। और उसके बाद जो है लैंडस्लाइड फैसिलिटीज वगैरह भी देखी जाएगी, सुधारी जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इस एयरपोर्ट की बात कर ले तो माना जा रहा है कि जब यह एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है वो 2024 तक रखी गई है, 2024 तक। तो माना जा रहा है कि जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट मेल प्लेयर टू विन द टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन? फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी कैस्पर रूड, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, या ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। जी, बात हो रही है फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी की। और अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन का आयोजन किया गया है, फ्रेंच ओपन 2022 का। और इस खिताब को जीतकर जो है इन्होंने अपने नाम जो है एक और जो है रिकॉर्ड जो है इन्होंने दर्ज कर लिया है। वो रिकॉर्ड है सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीता है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए राफेल नडाल। जी, इस महान खिलाड़ी को तो आप सभी जानते होंगे, राफेल नडाल को। इन्होंने अभी हाल ही में आयोजित जो है फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और किस खिलाड़ी को हराकर? तो ये कैस्पर रूड को इन्होंने अभी हराया है। और इस जो इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है, वो जो कैटेगरी में इन्होंने नाम किया है वो है मेंस सिंगल्स इवेंट। यानी कि अगर हम ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात कर ले तो 4 ग्रैंड स्लैम का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, उन्हीं में से एक है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन के कैटेगरी होते हैं कई सारे, जैसे मेंस सिंगल्स, वोमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वोमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। तो उनमें से जिस कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब जीता है वो है मेंस सिंगल्स इवेंट की कैटेगरी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहला जो अपना जो है फ्रेंच ओपन का जब खिताब जीता था वो साल था 2005 और इनकी उम्र थी 19 ईयर्स। जो है अब जो है ये फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, आपको तो ये पता ही होगा कि ये करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है एक बार में बहुत सारे करंट अफेयर्स के बंडल को पढ़ने से अच्छा है कि डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है अच्छे से आप पढ़ाई करें, ताकि आपको जब रिवीजन करने का मौका मिले तो आपको एक बार में जो है वो सारे इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जो है सेट हो जाए। और जब आप एग्जाम देने जाओ तो करंट अफेयर से कोई भी सवाल आपसे मिस ना हो पाए। तो इसीलिए आपके लिए हम रोज सुबह 6:30 बजे डेली करंट अफेयर्स की जो है क्लास आपके साथ जो है प्रेजेंट करते हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, ताकि आपका वो इंफॉर्मेशन स्टैटिक जीके के में भी काम आ जाए। और दोस्तों, सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं हम आपके लिए लाते हैं, बल्कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी सीरीज भी हमारे सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे चलाई जाती है।
और साथ ही साथ अभी अगर बात कर ले रीट एग्जाम की, तो रीट एग्जाम की वीडियो सीरीज भी हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर रीट एग्जाम की इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स संप्रति एक्स का आयोजन किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। जी, भारत ने अभी बांग्लादेश के साथ जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है और उस सैन्य अभ्यास का नाम है एक्स संप्रति एक्स। जी, ये जो अभ्यास जो किया गया है सैन्य अभ्यास, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भारत के आर्मी और बांग्लादेश के आर्मी के बीच ये अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इसकी जो आयोजन की गई थी वो बांग्लादेश के जैसोर मिलिट्री स्टेशन पे किया गया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 5 जून से लेके ये 16 जून तक जो है ये अभ्यास चलने वाला है। इस अभ्यास का मेन एम यानी मेन मोटो यही है कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो है दोनों देशों के बीच में जो है वो काफी और मजबूत हो, और साथ ही साथ जो टैक्टिकल ड्रिल्स होते हैं या ऑपरेशनल टेक्निक्स होते हैं उनको समझने में काफी और भी ज्यादा जो है एक दूसरे को ये सहयोग करे। मेन इसी मोटो से जो है इस अभ्यास का जो है अभी हाल ही में जो है शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड द नेशनल फूड लेबोरेटरी इन बिहार? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरकटियागंज, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी बेतिया या ऑप्शन डी रक्सौल। जी, बात हो रही है नेशनल फूड लेबोरेटरी की। ये एक ऐसा लैब होता है जहां पे फूड की टेस्टिंग की जाती है, इसकी क्वालिटी चेक की जाती है, तब जाकर उस फूड को जो है मार्केट में उतारा जाता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अलाउ किया जाता है। तो अभी हाल ही में इस लेबोरेटरी का जो है एक उद्घाटन किया गया है बिहार के एक शहर में। चलिए सही जवाब बताते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी रक्सौल। जी, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा हाल ही में बिहार राज्य के ईस्ट चंपारण के रक्सौल में नेशनल फूड लेबोरेटरी का जो है उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन के समय जो लोग मौजूद थे उनमें से थे मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के महेंद्र राय यादव मौजूद थे। अगर हम इनकी जो है बात कर ले कि इस लैब को वहां पे शुरुआत करने के पीछे मेन मोटो क्या है, रक्सौल में ही क्यों शुरू किया गया है, तो बता दें कि रक्सौल जो है वो इंडिया और नेपाल का जो है वो एक बॉर्डर सिटी है जो इंडिया में आता है और वहां पे इंडिया और नेपाल के बीच में काफी जो है ट्रेड वगैरह होते रहते हैं। तो वहां पे फूड की सप्लाई वगैरह भी इंडिया नेपाल से चलती रहती है। तो बेसिकली बिहार के उसी जगह पे इसलिए नेशनल फूड लेबोरेटरी का जो है उद्घाटन इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे जो बिहार नेपाल से जो फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी चेकिंग करने के लिए नेशनल फूड लेबोरेटरी या तो कोलकाता भेजा जाना पड़ता था या तो दिल्ली भेजा जाना पड़ता था। तो इस चीज की जो है बर्डन को कम करने के लिए अब जो है बिहार के रक्सौल में ही इस लैब का जो है उद्घाटन कर दिया गया है। अब जो जो भी नेपाल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाले जो फूड प्रोडक्ट्स होंगे उसकी क्वालिटी जो चेक की जाएगी वो रक्सौल के नेशनल फूड लेबोरेटरी में ही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ए मनी मेखलाई हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? ए मनी मेखलाई को निम्नलिखित में से किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी, ए मनी मेखलाई, इनको अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जी, ये इससे पहले जो है कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थी और इन्होंने जिनका स्थान लिया है उनका नाम है राज किरण राय जी। इन्होंने इनकी जगह ली है
और अगर इनकी बात कर ले तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालने वाली ये पहली वुमेन होंगी। ठीक है, अगर हम मनी मेखलाई जी की बात कर ले कि इनकी बैंकिंग एक्सपीरियंस क्या रही है, कितने सालों की इनके पास जो है बैंकिंग की एक्सपीरियंस है, तो इनके पास लगभग लगभग 30 सालों का जो है बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को काफी जो है आगे ले जाने में मदद करेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। SBI Foundation had partnered with which educational non-profit organization to launch the digital learning program अप स्कूल? SBI फाउंडेशन ने डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अप स्कूल शुरू करने के लिए किस शैक्षिक गैर लाभकारी संगठन के साथ भागीदारी की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ान इंडिया फाउंडेशन, ऑप्शन बी खान अकादमी, ऑप्शन सी ई विद्या लोक, या ऑप्शन डी इफ्ताडा। जी, ये चारों के चारों जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिट जो है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन के साथ जो है इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो टाई अप हुई है। किस लिए? ताकि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा सके। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी खान एकेडमी। जी, इनका जो टाई अप हुआ है वो खान एकेडमी के द्वारा हुआ है। ये बेसिकली महाराष्ट्र की एक नॉन गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी जो है एसबीआई फाउंडेशन के साथ इसकी टाई अप हुई है। बेसिकली जो टाई अप की गई है ये जो है डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, और इसमें मदद करेगी एसबीआई की फाउंडेशन भी। और ये जो प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है, इसके जो लैंग्वेजेस होंगे ये इंग्लिश होंगे, हिंदी में होंगे, कन्नड़, इन सब लैंग्वेजेस में ये प्रोग्राम जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सारे स्टूडेंट्स को डिजिटल सर्टिफिकेट जो है इनके प्रोग्राम के कंप्लीटिंग के समय दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स की जो है इंफॉर्मेशन मिल पा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो है स्टैटिक जीके की भी लाइव क्लास जो है वो अवेलेबल है। हर सैटरडे को 11 बजे सुबह में जो है हमारी स्टैटिक जीके की मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन की जो है डिस्कशन की जाती है। आप उस लाइव क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि जब आप उस लाइव क्लास को अटेंड करते हो तो आप जो है 25 क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप अपने अंदर गेन करते हो कि आपको वो सारे सवाल तो याद होते ही हैं, साथ ही साथ उस सवाल से जुड़ी जो है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस की जाती है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि उस लाइव क्लास को भी आप जो है हर सैटरडे को 11 बजे जरूर आकर अटेंड करें। और साथ ही साथ हमारे अलग अलग जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी पेजेस बने हुए हैं। आप उस पेज को भी जो है लाइक करें, शेयर करें, वहां से भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Where has NABARD chairman Dr. G.R. Chintala launched My Pad My Right program? नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला ने माई पैड माई राइट कार्यक्रम कहां शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी मनाली, या ऑप्शन डी शिमला। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी लेह। जी, नाबार्ड के अध्यक्ष अभी जो हैं उनका नाम है डॉक्टर जी.आर. चिंताला। इन्होंने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है माई पैड माई राइट। जी, और अगर हम कुछ नाबार्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिस्कस कर ले तो नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 30 मार्च 1979 यानी कि 1979 को की गई थी। और उस समय जो नाबार्ड के चेयरमैन थे उनका नाम था श्री बी शिवा रमन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बिकम दी फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर टू कंप्लीट 17,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इयॉन मॉर्गन, ऑप्शन बी जोस बटलर, ऑप्शन सी जॉनी बेयरस्टो, या ऑप्शन डी जो रूट। ये सारे के सारे जो खिलाड़ी है ये इंग्लैंड के इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है, और इनमें से एक खिलाड़ी ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 17,000 रन पूरा करके
ये इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, जो रूट। जी, अभी हाल ही में 17,000 रन पूरा करने वाले जो बैट्समैन बने हैं वो बने हैं इंग्लैंड के जो रूट। और इस रन को पूरा करने के साथ ही ये इंग्लैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इतना रन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा कर लिया है। और जो रूट ने ये जो उपलब्धि हासिल की है वो न्यूजीलैंड के साथ चल रहे टेस्ट मैच में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, वो है सेकंड इंग्लिश प्लेयर की और 14th ओवरऑल प्लेयर की जिन्होंने 10,000 रन के लैंडमार्क को टच किया है। जी, इससे पहले जो है 10,000 रन से ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी रहे हैं सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, ये सब खिलाड़ी रहे हैं। और अभी ये जो है इंग्लैंड के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 10,000 रन से ज्यादा जो है इंटरनेशनल टेस्ट मैच में रन बनाए हुए हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी जो है इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ वहां पे आपको वन लाइनर, वीकली न्यूज और न्यूज एनालिसिस भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके की भी इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड की जाती है। तो कोशिश करें कि sarkaripariksha.com के वेबसाइट को एक बार जरूर जो है सर्च करें और इसके जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है उसको जो है अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, तो हम वहां भी अवेलेबल है। आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्त यार के साथ शेयर कर सकते हैं और वहां से भी आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आप जो है अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे रहो और मैं आपके लिए रोज सुबह डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है यूं ही लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।